मंच पर उपस्थित नवभारत के कर्णधार निमिष बाबू माहेश्वरी, युवराज ढमाले जी, यहाँ पर उपस्थित जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ऐसे सभी महानुभाव और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं नवभारत का अभिनंदन करना चाहूँगा कि इस कॉन्क्लेव के माध्यम से नवभारत ने समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, उस कार्य की प्रशंसा करने हेतु उनका मनोबल बढ़े, वे और अच्छा कार्य कर पाए, एक रिकॉग्निशन मिले, इस दृष्टि से ऐसे सभी महानुभावों को इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित किया है। नवभारत 90 से ज़्यादा वर्षों से एक बहुत ही समृद्ध परंपरा का निर्वाह कर रहा है और लगातार अपने पाठकों के साथ अलग अलग माध्यमों से जिस प्रकार से एक संपर्क सेतु, एक कनेक्टिविटी नवभारत निर्मित करता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसी के कारण पूरे मध्य भारत में और महाराष्ट्र में नवभारत ने एक अपना नाम, एक अपनी अलग पहचान बनाई है। मेरे लिए तो नवभारत एक परिवार की तरह है और मैं जब भी नवभारत के कार्यक्रमों में जाता हूँ तो मुझे अपने घर के कार्यक्रम में आया इस प्रकार का एहसास होता है। आज पुरस्कारों के साथ साथ अभी अभी ये भी दायित्व मिला है कि कुछ महाराष्ट्र के प्रवास के बारे में मैं आप सबके सामने बात करूं। मैं ऐसा मानता हूं कि हम एक बहुत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। अभी अभी G20 में हमने देखा किस प्रकार से समूचे विश्व की निगाहें भारत की ओर एक आशा की किरण के रूप में हमको दिखाई पड़ती है और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बहुत ही सफलतापूर्वक G20 का डिक्लेरेशन यूनैनिमसली करवाया, मैं ऐसा मानता हूँ कि G20 का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन न हो, G20 विदाउट डिक्लेरेशन समाप्त हो जाए, ऐसा भी प्रयास दुनिया की कुछ ताकतें कर रही थी, लेकिन उन ताकतों को परास्त करते हुए भारत ने G20 का सफलतापूर्वक डिक्लेरेशन किया और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट सदस्य बनाया गया, एक प्रकार से ग्लोबल साउथ का लीडर या ग्लोबल साउथ की लीडरशिप ये भारत को मिली। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्ट्रैटेजिकली अगले समय विश्व के लिए सबसे स्ट्रैटेजिक पार्ट विश्व का ये अफ्रीका होने वाला है और जिस गति से चाइना वहाँ निवेश करने की कोशिश कर रहा है, आज उस अफ्रीकन यूनियन को मोदी जी ने लीडरशिप दिलवाई। इसके कारण मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी पहल इस G20 के माध्यम से हुई है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब भारत बना और 2030 तक
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि इससे स्वर्णिम समय हमारे लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। और भारत, हम लोग ये मानते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा, लेकिन दुनिया के आर्थिक जगत के जो भविष्यवेत्ता है वो ये कहते हैं कि भारत 5 ट्रिलियन के मार्क को पार करते हुए 8 ट्रिलियन तक जा सकता है। इस प्रकार की भारत की ताकत अब दुनिया महसूस कर रहा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत की इस प्रगति में, भारत के विकास की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण रोल, सबसे महत्वपूर्ण किरदार अगर कोई होगा तो महाराष्ट्र होगा। क्योंकि महाराष्ट्र ये हमेशा भारत का ग्रोथ इंजन रहा है। महाराष्ट्र हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था में तब्दील करने वाला इस प्रकार का राज्य रहा है। ये बात सही है कि एक समय केवल महाराष्ट्र और एक 2-3 स्टेट्स होते थे कि जो भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट करते थे। आज 2014 के बाद एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने लाई है, उसके कारण 10 राज्य ऐसे हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, जो एक इंडस्ट्री मैग्नेट बन रहे हैं, जो विशेष रूप से अपने अलग अलग प्रकार की योजनाओं से दुनिया की इंडस्ट्री को आकृष्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये कहते हुए खुशी होती है, मैं जिस समय महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था 2015 से लगातार महाराष्ट्र एफडीआई में नंबर 1 रहा, 19 तक महाराष्ट्र लगातार नंबर 1 रहा। इसमें 2 साल तो ऐसे थे कि जब महाराष्ट्र ने देश में जितना निवेश आया उसमें से 49% और 42% निवेश ये अकेले महाराष्ट्र ने इतना निवेश पाया। दुर्दैव से मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता, किंतु हमारी सरकार जाने के बाद 2020 में कर्नाटक नंबर 1 हुआ, 2021 में गुजरात नंबर 1 हुआ। लेकिन फिर हमारी सरकार आई और हमारी सरकार की पॉलिसीज़ के साथ 2022-23 में वापस नंबर 1 महाराष्ट्र हुआ है। और सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे बाद के 3 राज्य जो है, उन तीनों राज्यों का मिलाकर एफडीआई उससे भी ज़्यादा निवेश ये अकेले महाराष्ट्र में आया है। और इस साल के भी जो फर्स्ट क्वार्टर्स के रिजल्ट आए हैं उसमें भी निवेश में महाराष्ट्र नंबर 1 है। हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा विश्वास है कि नंबर 1 हम कायम रखेंगे। मैं एक बात को यहाँ पर प्रतिपादित करना चाहता हूँ कि ये समय क्यों महत्वपूर्ण है। मैं अभी जापान गया था और जापान में मेरे कई उद्योगों से मेरी बातचीत हुई और एक सेंस है दुनिया में कि जिस समय कोविड की ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना ने डिसरप्ट की थी और उस समय दुनिया के सारे देशों को और उद्योगों को ये ध्यान में आया कि अकेले चीन के भरोसे हम नहीं रह सकते। जिस प्रकार से चीन की नीतियां रही है, तो अब धीरे धीरे दुनिया के उद्योग चीन से बाहर निकलना चाहते हैं। हम जानते हैं पिछले 30 वर्ष तक चीन ने फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की फैक्ट्री के रूप में काम किया है। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग चीन कर रहा था और उसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे बड़ा भागीदार ये भी चीन था। लेकिन अब सब उद्योगों के ध्यान में आया कि अकेले चीन के भरोसे रहेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरा, जापान में मेरे ये ध्यान में आया कि विशेष रूप से जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड उद्योग है उनके ये ध्यान में आ रहा है
कि बड़े पैमाने पर चीन रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनके पेटेंट्स को, उनके आईपीस को समाप्त कर देता है। इसलिए वो भी चीन से बाहर निकलना चाहते हैं। और शुरुआत में वो बाहर निकले, कुछ वियतनाम गए, कुछ और किसी कंट्री में गए, लेकिन अब दुनिया के ध्यान में आया कि ये कंट्रीज इस एक्सोडस को अकोमोडेट ही नहीं कर सकती। अभी वियतनाम में बिजली का प्रॉब्लम चालू हो गया, वियतनाम में अब लेबर का प्रॉब्लम चालू हो गया, तो अब दुनिया के ध्यान में आया कि चीन से बाहर निकलना है। चीन+1, चाइना+1 पॉलिसी अगर हमें करनी है तो एक ही देश में हम कर सकते हैं, उस देश का नाम भारत है। और इसलिए आने वाले 2-3-4 सालों में फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड का फोकस चाइना से भारत में शिफ्ट होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब ये फोकस शिफ्ट होगा, ऐसे समय महाराष्ट्र जैसे राज्य को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये फोकस जो शिफ्ट हो रहा है इसको हम कैच कर पाए। आज हमने सारी पॉलिसीज इस प्रकार की तैयार की है। आज हम देख सकते हैं, चूंकि आज उद्योगों में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा महत्व है और महाराष्ट्र अब डेटा सेंटर कैपिटल बना है। 65% ऑफ द डेटा सेंटर कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आज एक प्रकार से डेटा सेंटर का कैपिटल बना है। तो इंडस्ट्री 4.0 के लिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आने वाला डेस्टिनेशन ये महाराष्ट्र होगा। और विशेष रूप से देखिए, मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई से हमारी आईटी बेंगलोर क्यों गई? वी लॉस्ट आईटी टू बेंगलोर एंड हैदराबाद। इसका कारण मुंबई बिकेम अनएफोर्डेबल। मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर ये तैयारी नहीं हुआ। मतलब अगर हम देखें तो जिस समय गडकरी जी हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उस समय के ब्रिजेस छोड़ने के बाद 2014 तक एक भी मुंबई में आइकॉनिक प्रोजेक्ट हमको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद मुंबई में हमने ट्रांस हार्बर लिंक का काम चालू किया, मुंबई में हमने मेट्रो का काम चालू किया, 40 किलोमीटर के अंडरग्राउंड मेट्रो। अगले समय तो आप अगले साल अगर यही आप कार्यक्रम रखोगे तो पूरे मुंबई से लोग सीधे अंडरग्राउंड मेट्रो में बैठ के यहाँ आ पाएंगे। इस प्रकार की मुंबई में व्यवस्था हमने की। न्यू मुंबई में एयरपोर्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये 22 किलोमीटर का सी ब्रिज, ट्रांस हार्बर लिंक, ये मुंबई को हिंटरलैंड से जोड़ रहा है। और मुंबई से बड़ी, 3 गुना बड़ी नई मुंबई, तीसरी मुंबई हम लोग अब यहाँ तैयार कर सकते हैं, जहाँ पर मुंबई से पहुँचने के लिए मात्र 25 मिनट लगेंगे। अगर आप चौपाटी से निकलोगे तो एक आपको टनल के माध्यम से 5 मिनट में आप जो हमारा ट्रांस हार्बर लिंक है वहाँ पहुँचोगे, और ट्रांस हार्बर लिंक से मैक्सिमम 17 से 22 मिनट में आप न्यू मुंबई पहुँचोगे। वहाँ से अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो 10 मिनट में एक और सी लिंक है, वहाँ से आप एयरपोर्ट पहुँचोगे। तो एक नया एरिया ओपन अप हुआ है। और अब आने वाले समय में ये जो सारा हमारा आईटी चला गया, हमारा टेक बेस्ड इंडस्ट्री चला गया, वो अब सारा हमारा वापस आएगा। और नया टेक बेस्ड इंडस्ट्री ये सारा वहीं पर तैयार होने वाला है, क्योंकि अब हम उसको एक टेक बेस्ड इस प्रकार का एक शहर के रूप में हम उसको डेवलप करना चाहते हैं, एक नोड के रूप में हम उसको डेवलप करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा निवेश और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये हमको वहाँ पर तैयार होती दिखाई पड़ेगी। इसके साथ साथ आज हम लोग देखते हैं कि पूना जैसा हमारा शहर, जो एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग इस प्रकार का पूना ये हब है, और पूना के आसपास मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, इसका एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अभी पूना में हम लोग एक रिंग रोड तैयार कर रहे हैं। ये केवल रिंग रोड नहीं है, ये पूना को नए सिरे से ओपन अप करेगा। ये पूना में 2.5 लाख करोड़ की वैल्यू ऐड करेगा। ये पूना में नए अवसर तैयार करेगा। और पूना में हम लोग एक नया एयरपोर्ट भी अभी तैयार करना चाहते हैं। मुंबई का एयरपोर्ट तो तैयार हो जाएगा, अगले साल उसको डेडिकेट करेंगे। पूना में हम नया एयरपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। और विशेष रूप से आज हम लोग देखते हैं कि हमारे जो नागपुर जैसे और संभाजीनगर जैसे शहर है, कि जो एक प्रकार से हमारे विभागीय हेडक्वार्टर्स है,
इन विभागीय हेडक्वार्टर्स से भी हम लोगों को एक प्रकार से ग्रोथ ड्राइव करनी पड़ेगी। आज नागपुर मुंबई कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे के कारण ये जब पूरा होगा तो 16 जिलों के लिए पोर्ट-लेड डेवलपमेंट ये एक्सेसिबल होगी। आज हम लोग देखते हैं मुंबई पुणे का विकास जो हो पाया, इसका एक मेजर कारण है पोर्ट कनेक्टिविटी। पोर्ट जब पास में होता है तो एक सप्लाई चेन का पार्ट हो जाते हो। पोर्ट कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये पोर्ट कनेक्टिविटी संभाजीनगर को मिलेगी, ये नागपुर को मिलेगी, तो इसके कारण महाराष्ट्र के अन्य शहर भी जो है ये एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार कर पाएंगे। आज नागपुर जैसे शहर में हम लोग उसको एक लॉजिस्टिक कैपिटल के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग नागपुर मुंबई का एक एक्सप्रेसवे हमने तैयार किया, ऐसे ही हम लोग नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे तैयार करेंगे। ये पूरी हमारी कनेक्टिविटी जो मराठवाड़ा के साथ है इसको ये कनेक्ट करेगा, वेस्टर्न महाराष्ट्र को कनेक्ट करेगा, और लॉजिस्टिकली महाराष्ट्र को इंटीग्रेट करने का काम ये एक प्रकार से ये वे करने वाला है। और पोर्ट-लेड डेवलपमेंट में आज हम लोग जानते हैं कि हमारा JNPT पोर्ट, ये हमारा जो कंटेनर ट्रैफिक है उसका 65% ऑफ कंटेनर ट्रैफिक ऑफ इंडिया इज हैंडल्ड बाय JNPT पोर्ट। लेकिन अब हम JNPT पोर्ट से 3 गुना बड़ा पोर्ट ये वाढवन में तैयार करना चाहते हैं। वाढवन में जो पोर्ट होगा ये देश का सबसे डीप ड्राफ्ट वाला 20 मीटर डीप ड्राफ्ट वाला और JNPT से 3 गुना बड़ा पोर्ट तैयार होगा, और दुनिया की सबसे बड़ी वेसल ये भी हम लोग हैंडल कर पाएंगे। और विशेष रूप से इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट से कमेटी तैयार करके सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अभी इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया है, और अभी कुछ क्लियरेंसेस हम लोग और लेंगे। और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं और वो सहज भी है, क्योंकि लोगों के मन में आशंकाएं भी होती है, लेकिन वहाँ के जो फिशरमैन कम्युनिटी है या वहाँ के जो भूमिपुत्र है उनको साथ में लेके हम इसको करना चाहते हैं। लेकिन ये एक पोर्ट ऐसा है कि जो महाराष्ट्र को देश के अन्य राज्यों से करीबन 20 साल आगे ले जाएगा, 20 ईयर्स है, क्योंकि देश का कंप्लीट इंडस्ट्रियल फोकस और मैग्नेट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये अकेला वाढवन पोर्ट जो है ये पोर्ट आने वाले दिनों में करने वाला है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज ये जो पोर्ट की कनेक्टिविटी हम वाढवन के साथ तैयार कर रहे हैं, इससे पूरा महाराष्ट्र एक एक्सपोर्ट क्लस्टर के रूप में हम लोग निश्चित रूप से डेवलप कर पाएंगे। आज महाराष्ट्र में खेती का जो क्षेत्र है इसमें हम लोग बहुत नए नए प्रयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से जो हमारा छोटा किसान है, इस छोटे किसान को अधिकारिता मिले, इसलिए हम लोगों ने कई प्रकार की योजनाएं शुरू की है। पिछले समय हमने वाटर कंजर्वेशन की योजना शुरू की, जलयुक्त शिवार, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अभी इसी साल एट द एंड ऑफ 2022 सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 का रिपोर्ट ये प्रकाशित किया है, और 2019 का ग्राउंड वाटर का रिपोर्ट ये कहता है कि जहां एक और देश के सारे राज्यों में ग्राउंड वाटर नीचे गया, महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट जहां ग्राउंड वाटर की लेवल हमने बढ़ाई, और इसका कारण जलयुक्त शिवार जैसी योजना हमने की। एंड दे हैव स्पेशली मेंशन्ड कि द महाराष्ट्र मॉडल शुड बी फॉलोड। तो एक प्रकार से वाटर कंजर्वेशन के साथ और हमारे छोटे किसानों के लिए हमने योजनाएं तैयार की है। खेत तालाब की, जो किसान मांगेगा उसको खेत तालाब देंगे, जो किसान मांगेगा उसको ड्रिप इरिगेशन देंगे, जो किसान, इसमें भी कोई लिमिट नहीं रखी हमने। इसमें केवल आप हमारे पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करो और अपनी मांग को दर्ज करो, और सरकार की योजना आपको मिलती है। हम किसानों को सक्षम बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जाना है तो हमें किसानों को सक्षम करना पड़ेगा। और 10,000 गाँवों में हम लोग एग्री बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ की जो सोसाइटीज़ है उन सोसाइटीज़ को एग्री बिजनेस सोसाइटी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि किसानों को सीधे मार्केट के साथ लिंकेज मिले। और आज मार्केट के ऊपर जो किसानों का कोई जोर नहीं चलता, और इसलिए कई बार फिर किसानों को ये लगता है कि हमें हमारी मेहनत का दाम नहीं मिलता, बिकॉज मार्केट ये उनके हाथ में नहीं है। लेकिन एग्री बिजनेस सोसाइटीज़ के माध्यम से
मार्केट को भी किसानों के हाथ में देने का प्रयास ये आज हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत रिवोल्यूशनरी इस प्रकार का काम महाराष्ट्र में हम लोग कर रहे हैं, जिसको फिर एक बार महाराष्ट्र मॉडल इस प्रकार से उसका संबोधन करते हुए केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को भेजा है, जिसमें महाराष्ट्र में करीब हम लोग किसानों को 16,000 मेगावाट बिजली देते हैं। उनको जो बिजली देते हैं उसकी लैंडेड प्राइस हमको 6.5 से 7 रुपया पड़ती है, उनसे हम 1.5 रुपया लेते हैं। इसका मतलब ये है कि करीब करीब 5.5 रुपये की सब्सिडी हम लोग उसमें किसानों को दे रहे हैं, जिसमें आधी सब्सिडी इंडस्ट्री से आती है, इंडस्ट्री के रेट बढ़ाकर आधी सब्सिडी आती है और आधी सब्सिडी बजट में से आती है। अब इंडस्ट्री का भी बार बार ये कहना होता है कि पावर टेरिफ अनअफोर्डेबल हो रहा है, इसको कम कीजिए। तो हम लोगों ने जिस समय मैं मुख्यमंत्री था एक प्रयोग किया और 1,000 मेगावाट हमने उस समय एडिशन किया था कि हमारे जो एग्रीकल्चर फीडर्स है, इन एग्रीकल्चर फीडर्स को हम लोग सोलर फीडर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वो 1,000 मेगावाट जो हमने किया था वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को 2 रुपये 90 पैसे से 3 रुपये 10 पैसे तक ये बिजली मिलती है। तो सीधे सीधे जो बिजली हम 7 रुपये में देते हैं वो हम 3 रुपये 20 पैसा 3 रुपये 30 पैसे में दे सकते हैं। तो इसमें हमारा करीब करीब आप देखिए 3-3.5 रुपये का फ़ायदा होता है। जो सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं वो सब्सिडी उसमें कम होती है। तो अब हम लोगों ने 17,000 मेगावाट का एक टारगेट रखा है और इसी साल 4,000 मेगावाट हम लोग सोलर फीडर कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे किसानों को दिन में बिजली मिलेगी, इससे किसानों को सस्ते दामों पर बिजली मिलेगी, इससे किसानों को कंटिन्यूस बिजली मिलेगी और इससे एग्रीकल्चर हमारा जो आउटपुट है उसमें भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और 17,000 मेगावाट हम लोग कोल फायर्ड एनर्जी को रिप्लेस करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी पर जब लाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर पर्यावरण की हानि हम लोग समाप्त कर पाएंगे। आज बड़ी तेज़ी से हम लोग ईवी की ओर जा रहे हैं। हमारा सारा ट्रांसपोर्ट अल्टरनेट फ्यूल पर हम ले जा रहे हैं। हमारे एसटी में 5,000 बसेस हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उसके साथ साथ हम लोग उसको एलएनजी पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से सस्टेनेबिलिटी पे भी बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में काम हो रहा है। वैसे तो मैं जो काम हो रहा है और जो होने वाला है इसके ऊपर बोलता रहूँगा और घंटे निकल जाएंगे और मेरी बात समाप्त नहीं होगी और मुझे भी अगले कार्यक्रम में जाना है। पर मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से फोकस्ड महाराष्ट्र का विजन हमने तैयार किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल महाराष्ट्र ने पहली बार तैयार की। इसके प्रमुख के रूप में एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन है और इसमें 20 टॉप सीईओज जो अलग अलग फील्ड के, एग्रीकल्चर फील्ड के, उद्योगों के, टेक के, ऐसे 20 सीईओज के साथ एक महाराष्ट्र का रोड मैप हमने तैयार किया है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने ये रोड मैप हमको प्रेजेंट किया है। अब हम लोगों ने महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मित्रा तैयार की है। मित्रा नोडल एजेंसी है जो इस रोड मैप को एक्शन में कन्वर्ट करेगी और उसके पीछे सरकार का पूरा विल हमने तैयार किया है। तो मेरा विश्वास है कि अगले 5 वर्षों में महाराष्ट्र का एक बदला हुआ चेहरा भारत के साथ साथ आप देखेंगे और भारत के विकास में और भारत की जो विकास की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है उसमें सबसे अग्रसर महाराष्ट्र होगा। इतना ही आज के मौके पर कहता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। आपने बुलाया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।